तो हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं विनोद सर आपका ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्लास 10th में पहला चैप्टर आपका वास्तविक संख्याएं हैं, तो उनके आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। तो बोर्ड एग्जाम में आपके 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो अगर आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो इससे बाहर आपका एग्जाम में नहीं जाएगा। तो अगर 25 क्वेश्चन हम लेकर आए हुए हैं तो उसका एक्सप्लेन अगर हम करेंगे तो मान के चलिए कि 50 से 60 क्वेश्चन आपके प्रत्येक चैप्टर के बन जाते हैं। तो अगर आप जो एनसीईआरटी आपको हम पढ़ाए हैं और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, अगर इतना आप कर लेते हैं तो हमको उम्मीद ये है कि आप 90 नंबर तक क्वेश्चन को कर पाएंगे, क्योंकि 100 नंबर पाने के लिए आपको इससे रिलेटिव कोई दूसरी एनसीईआरटी की बुक जरूर सॉल्व करना है। तो हम हमेशा 100 नंबर मानकर आपकी तैयारी करवाते हैं। तो इसके बाद जो क्वेश्चन हमको लगेगा कि वो अच्छा है और एनसीईआरटी के बुक में नहीं दिया हुआ है, उन क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करवाएंगे, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग में हम इसके साथ साथ में एक बुक और सॉल्व करवाते हैं, तो जिससे बहुत सारे जो बच्चे हैं वो 97, 98 नंबर तक लेकर आते हैं। तो हमारा प्रयास हमेशा 100 बाई 100 मार्क का होता है। तो आप लोग भी 100 नंबर का टारगेट बनाइए, तो जिससे 100 भी आप पा सकते हैं या 1-2 नंबर आपका उससे कम आपको जरूर मिलेगा। तो आइए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका क्या है, जो संख्या है 2.13 फिर 11, तो यहाँ पे जो 3 यहाँ 2 बार है, इसको एक बार ही करिए। फिर देखो 1 3 बार है, फिर 1 है, फिर 1 जो है 2 बार, 3 बार है, 4 बार, फिर 3 है, और आगे जो 1 है वो 4 बार, 5 बार, 6 बार इसी तरह से आता हुआ जाएगा। तो अब बताना है कि जो ये संख्या आपकी है वो पूर्ण संख्या है कि अपरमेय संख्या है कि परमेय संख्या है। तो इनमें से कोई भी संख्या नहीं है। तो देखिए, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो रटने से नहीं होता है। अगर इनके आपको कॉन्सेप्ट पता है तो कॉन्सेप्ट की मदद से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो इससे जितने भी संबंधित कॉन्सेप्ट हैं उनको हम एकदम अच्छे से जानेंगे। तो देखिए, जो दशमलव प्रसार आपका होता है, तो जो दशमलव प्रसार आपका होता है वो परमेय का होता है और एक किसका होता है, अपरमेय का होता है। तो जो परमेय संख्याएं होती हैं उनकी जो दशमलव में संख्याएं होती हैं वो कुछ इस तरह से होती हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। यहां अगर कोई संख्या है पूरी पूरी विभाजित हो गई है, कुछ इस तरह से अगर आंसर आएगा, इस तरह से आंसर आता है परमेय संख्याओं का। और दूसरी टाइप में कैसे आता है, यहां पे बार लगा होता है। तो परमेय संख्याओं का जो प्रसार है 2 तरह का होता है। एक दशमलव के बाद पूरी संख्या लिखी होती है और एक में बार लगा होता है। इसका मतलब जो 5 है वो बार बार आया हुआ है, इस तरह से लिखा होता है, यानी कि अंकों की पुनरावृत्ति होगी। तो इस तरह से जो संख्याएं होंगी वो कैसी कहलाएंगी, परिमेय कहलाएंगी। लेकिन जो अपरिमेय संख्या हैं उनमें किसी अंक की निश्चित पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो इस संख्या में अगर आप देखेंगे तो 3 तो मान लीजिए पुनरावृत्ति हो रही है, लेकिन 1 की पुनरावृत्ति नहीं हो रही। 1 तो बढ़ता हुआ ही जा रहा है, उसका कभी अंत नहीं होगा, यानी कि 1 की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। तो ऐसी संख्याएं हमारी क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। तो आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बन गया। ऐसी संख्याएं होंगी तो परमेय, ऐसी संख्याएं होंगी तो परमेय, और ऐसी संख्याएं होंगी तो अपरिमेय। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, हम यहां पे हमारे आंसर बताने के पहले आप लोग जरूर अपने हिसाब से टिक करिए और बताने के बाद आप आंसर मैच करिए, देखिए आपके कितने नंबर सही होते हैं। तो देखिए यहां पे
यम एक पूर्ण धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा? यम क्या है? एक पूर्ण धनात्मक पूर्णांक है, तो जो विषम पूर्णांक होगा वो कैसा होगा? तो इन तीनों ऑप्शन में अगर आप देखें तो सब में 4 4 का मल्टीप्लाई किया गया है। तो देखिए जो 4 आपका है वो तो एक सम संख्या है, 4 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। तो आप खुद ही अंदाजा लगाइए कहीं लिखकर कि अगर 4 है सम, इसमें किसी भी विषम संख्या का अगर आप मल्टीप्लाई करके देखोगे, कोई भी विषम संख्या का मल्टीप्लाई कर लो, किसी भी विषम संख्या का मल्टीप्लाई करोगे तो ये सब क्या आएंगे? सम ही आएंगे। लेकिन आपको लाना क्या है? विषम। तो विषम लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? विषम संख्या इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो विषम संख्याएं क्या है? 1 हो जाएंगी, 3, 5, 7। तो इन संख्याओं में अगर कोई भी विषम संख्या जुड़ी रहेगी, वो संख्याएं आपकी क्या हो जाएंगी? विषम हो जाएंगी। यहां से हमारे एक बात समझ में आई कि 4m 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 ये सब क्या है? सम। सम जुड़ेगा तो सम ही होगा, सम जुड़ेगा तो सम ही होगा, लेकिन विषम जुड़ेगा तो आपका क्या हो जाएगा? विषम संख्या हो जाएगी। तो आपसे पूछा है विषम संख्या किस रूप का होगा, वो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगर सम पूछता तो इनमें से कोई हो जाता, तो ये आपका आंसर हो गया। तो अब आप देखिए कि इस क्वेश्चन से भी आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो आप लोग जरूर हमसे पहले आप आंसर आप टिक करिए और कमेंट में आप बताइए कि आपके कितने नंबर सही हुए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 2 परमेय संख्याओं के बीच जो परमेय संख्याएं हैं वो कितनी होती हैं? तो जो 2 परमेय संख्याएं हैं, इसको आप 9th में पढ़ भी चुके हैं। कोई भी परमेय संख्या होती है तो इसके बीच बहुत सारी परमेय संख्याएं होती हैं, उनकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं। कोई भी इनके बीच में आप निकाल सकते हो, वो सब भी आप 9th में निकालना सीख चुके हो और आपको पता भी होगा। तो इनमें तो आसान ही है, ये ऑप्शन जो आपका सी होगा वो सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? यदि 65 तथा 117 का मासा 66m - 117 यानी 117 के रूप का है तो यम का मान होगा। तो इसका आपको मान बताना है। तो इसको आपको करना है सॉल्व। तो देखिए 65 और 117 का मासा यानी कि HCF, तो 117 इसका क्या निकाल लीजिए? मासा निकाल लीजिए आप। तो मासा निकालना आपको आता है, पहले ही चैप्टर में हम सीख चुके हैं। तो देखिए 65 और 117 का मासा, तो देखिए किससे कट रहा है? ये 13 × 5 = 65, 13 × 9 = 117। तो जो इसका HCF आया वो कितना आ गया? 13 आ गया। तो ये भी HCF निकालने का ही एक तरीका है। तो कुछ लोगों को ये तरीका पता होगा कि इस तरह से भी हम HCF को निकाल सकते हैं। तो HCF इस तरह कैसे निकलता है कि ऐसी कोई संख्या लेना है जिससे दोनों विभाजित हो जाए, उसी संख्या से आपको काटना होता है। तो 13 से दोनों विभाजित हो गया, अब कोई संख्या नहीं है जो 13 से ये कट जाए, यानी किसी संख्या से कट जाए। तो यही आपका क्या आ जाएगा? HCF। LCM में क्या करते हो? नीचे जब तक 1 1 नहीं आ जाता है तब तक आप निकालते रहते हो। तो इसका क्या आ गया? HCF 13 आ गया। तो देखिए क्या लिखेंगे? 65 और 117 का मासा कितना आ गया? 13 आ गया। और आपको इसका मासा ये दिया भी गया है, तो इसके जगह पे आप क्या लिख दोगे? 66m - 117 = 13। ये भी मासा दोनों हो गया बराबर। अब क्या करिए?
यम का मान निकालना है तो 117 उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब इसको आप जोड़ लीजिए, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 130। तो यहाँ पे 66 नहीं है, यहाँ पे आपका 65 ही होना चाहिए। ये 65, ये भी 65, ये भी 65। तो यम बराबर 130 और बटा क्या हो जाएगा 65। अब यहां से आप भाग कर देंगे तो यम की जो वैल्यू आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि जो ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि बी वाला है वो आपका सही होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो 6, 8 तथा 22 का एलसीएम तथा एचसीएफ का रेशियो निकालना है, अनुपात निकालना है। तो अनुपात आप कैसे निकालेंगे, तो पहले आप एलसीएम निकालिए और एचसीएफ निकालिए। तो 6, 8 और 22 का आप निकालिए एलसीएम। तो 6 का आप गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 3 आएगा। 8 का अगर आप गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 आएगा। और 22 का अगर आप गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे कितना आएगा 11। तो इसको जो 2 3 बार आया है जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख दिए। तो अब निकाल लीजिए इसका एचसीएफ। तो एचसीएफ में आपको पता है जो तीनों में होता है वही क्या होता है एचसीएफ। तो तीनों में क्या है 2, बाकी 3 तीनों में नहीं है, ना 11 तीनों में है, तो एचसीएफ आपका 2 आ गया। अब एलसीएम, एलसीएम में क्या होता है कि ये ध्यान आपको रखना है कि अगर घात वाले से देख रहे हो तो सबसे बड़ी जो घात होती है, आपको बता चुके हैं कि घात देखकर अगर आप एलसीएम निकाल रहे हो तो जो सबसे बड़ी घात है वो लिख दी गई 2 में। अब 3 देखिए, 3 किसी में नहीं है, 11 भी किसी में नहीं है। तो जब किसी में नहीं होता तो क्या करते हो, उसको भी यहीं पे लिख लेते हो गुणे के रूप में। भाई देखिए 2 की घात 1 है, 1 है, यहाँ 3 है, तो सबसे बड़ी घात एलसीएम में ली जाती है। 3 किसी में नहीं है, नहीं 11 किसी में है, तो उसका गुणा हो गया। ये हो गया 8, ये हो गया 3 और ये हो गया 11। तो 8 3 हो गया 24 गुणे 11, 11 चौक 44, 11 दूना 22 और 22 4 कितना हो गया 26, 264। तो पहले एलसीएम और फिर एचसीएफ इसका रेशियो निकालना है। तो देखिए, तो एलसीएम रेशियो एचसीएफ तो रख दीजिए 264 और अनुपात में क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। अगर ये आप 2 से काट देंगे तो 132। ये तो जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। इस तरह से आपको करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि 2 संख्याएं a व 18 का लासा 36 है और मासा 2 है, तो a का मान ज्ञात करना है। तो 2 संख्याएं कौन कौन है a और 18। तब आपको फार्मूला क्या बताया गया, देखिए फार्मूला, ये फार्मूला यूज करेंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है, ये याद रखिएगा आप, HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM। तो LCM तो पहली संख्या हमको कितना दी गई है a, दूसरी संख्या कितना है 18, लासा 36 मासा 2, यानी कि HCF 2 हो गया और LCM कितना हो गया 36। अब a की वैल्यू निकाल लीजिए, a बराबर 2 गुणे 36, ये 18 आ गया तो बटे में आ गया, ये 18 दूना 36 तो 2 दूना 4। तो आप देख लीजिए किस विकल्प में 4 आंसर आ रहा है, तो डी वाला जो विकल्प है वो आपका सही हो जाएगा। तो अब आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7।
सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 प्रत्येक से विभाज्य होगी। तो एक बात आपको ये याद रखना है कि सबसे छोटी अगर पूछता है तो वहां पे आपको एलसीएम निकालना होता है, और सबसे बड़ी अगर पूछता है तो वहां पे आपको क्या करना होता है, एचसीएफ निकालना होता है। तो सबसे पहले जो संख्याएं दी गई हैं उनका आप निकाल लीजिए एलसीएम। तो 16, 20 तथा 24 का एलसीएम निकालना है। तो निकाल लीजिए 16, 20 और 24। तो 2 से काटिए, 2 8 16, 2 दहमा 20, 12 दूना 24 हो गया, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, फिर 2 दूना 4 हो गया, 5, 2 तिहाई 6, फिर 2 से काटिए, 2 एक कम 2, 5 और यहाँ पे 3 कर गया। फिर 3 से काटेंगे तो 3 एक कम 3, फिर 5 से काटेंगे तो ये आपका आ गया एलसीएम। तो यहाँ पे लिखिए 16, 20 तथा 24 का एलसीएम। तो सबका गुणा होता है एलसीएम। तो 2 कितनी बार आया है, 4 बार आया हुआ, और गुणे 3 गुणे 5। तो ये देखना। अब देखिए इसका जो एलसीएम आया उनमें, क्योंकि आपको बताना क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या बताना है। तो पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब ये होता है कि उसका वर्ग निकाला जा सके, यानी रूट निकाला जा सकता है उसका। पूर्ण वर्ग मतलब जैसे 4 है तो इसका रूट आप निकाल सकते हो। ये 4 क्या कहलाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगी। तो जो भी पूर्ण वर्ग संख्या होती है उसका जो गुणनखंड होता है, उसके गुणनखंड में हमेशा 2-2 का जोड़ा बनता है। इसका जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा बन रहा है, लेकिन इस वाले और इस वाले का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो जब इस वाले का जोड़ा नहीं बन रहा है, यानी कि आपको जरूरत किसकी है, आपको यहाँ पे जरूरत है 1 3 और 1 5 की और जरूरत है। तो देखिए 1 3 और 1 5 का और अगर गुणा कर दिया जाए तो इसका क्या बन जा रहा है, जोड़ा बन जा रहा है। तो जब जोड़ा बन गया तो जो संख्या हमको इससे प्राप्त होगी वही आपका आंसर हो जाएगा। इसका गुणा कर लीजिए सबका, और जब सबका आप गुणा करेंगे इनका तो कितना आ जाएगा, 3600 आ जाएगा। तो यही वाला आपका विकल्प सही होगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बताना है, मासा बताना है। तो मासा, जो संख्याएं हैं 6 और 12, इनका मासा निकालेंगे। सबसे पहले संख्या का, तो इसका मासा आप अगर निकालेंगे तो कितना आएगा, 6। और इनमें मासा निकालने के लिए आपको ध्यान रखना है जो सबसे छोटी घात होती है, सबसे छोटी घात वही ली जाती है। x की 4 है, 1 है तो 1, x की 1 है, 1 है तो 1 घात। तो 6xy जो आपका होगा वही क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 क्या है, यदि p तथा q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मासा क्या होगा। तो p और q अभाज्य संख्या है। अभाज्य का मतलब ये हुआ कि वो किसी से विभाजित नहीं होगी, जैसे 2 और 3 हो गया, या 7 और 11 हो गया। तो जब किसी से विभाजित ही नहीं होगी तो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आएगा, यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आएगा। तो उसका हमेशा जो मासा होता है वो 1 होता है। तो फर्स्ट वाला विकल्प आपका सही है। तो अब देखिए 9 तक तो हो गया। 10 बोला है कि 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना होगा। 156 का आप कर लीजिए गुणनखंड, 2 सते 14, 2 अठे 16, फिर 2 तिहाई 6, फिर 2 नवा 18, फिर यहाँ पे 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से, 3 एक कम 3, 3 त्रिका 9, तो यहाँ पे 2 सते 14, 2 अठे 16,
2 तिहाई 6, 2 नवा 18, 2 एक कम 2 और 13 एक कम 13। तो ये आ गया आपका। तो पूछा है 2 का घातांक कितना है, तो 2 2 बार है, तो 2 का घातांक कितना है, तो 2 बार है, तो 2 की घात 2 लगेगी, यानी कि जो ए वाला ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है। ये आप देखिए, क्योंकि यौगिक संख्या हमको लगता है कि चैप्टर में आपको नहीं मिली होगी, तो इसको देखिए यौगिक संख्या क्या होती है। तो जिस संख्या का गुणनखंड यानी अभाज्य गुणनखंड स्वयं और एक के अतिरिक्त होता है, वह संख्या आपकी यौगिक संख्या कहलाती है। तो ये तो अभाज्य संख्या है, तो इसका तो हो नहीं सकता। ये भी अभाज्य संख्या है, इसका भी नहीं होगा और इसका भी नहीं होगा। तो जो बी है वो आपका सही होगा, क्योंकि इसका 3 और 7 भी गुणनखंड हो जाएगा। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य है। तो अभाज्य और सह अभाज्य क्या होती है, तो जो हम पहली क्लास 10th की किए हैं वहां पे आपको सारी जितनी भी संख्याएं होती हैं उनके बारे में हम एकदम विस्तार से समझे हैं। लेकिन यहां हम देखते हैं, तो जो नहीं देखे हैं वो क्लास जरूर देखें, क्योंकि सभी संख्याओं का वहां पे विधिवत क्लासिफिकेशन करके आपको बताया गया है। तो देखिए, सहअभाज्य संख्याएं, तो अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो स्वयं से और एक से कटती हैं, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और सहअभाज्य संख्याओं में क्या होता है, संख्याओं का जोड़ा होता है। तो ऐसी संख्या जो किसी एक संख्या से न कटे, ऐसा जोड़ा जो किसी एक संख्या से न कटे, तो ये तो 7 से कट जा रहा है दोनों, तो ये तो होगा नहीं। ये देखिए, ये 13 एक कम 13, 13 चौका 52, ये भी 13 से कट जा रही, तो भी नहीं होगी। ये देखिए 21 से कम 21, 21 चौका 84, यानी 21 से कट जा रहा है। तो ये 18 और 25 जो है किसी एक संख्या से दोनों नहीं कटेंगे, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 हम देखते हैं, तो आप लोग टिक करिए कौन सा सही होगा। क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है। तो देखिए, परिमेय संख्या वो होती हैं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और q डज नॉट इक्वल 0, यानी कि q 0 नहीं हो सकता। इस तरह से जो संख्याएं होती हैं वो कहलाती हैं आपकी परिमेय संख्या कहलाती है। क्योंकि q 0 हो जाता है तो जो ये आपका संख्याएं होती हैं वो अपरिभाषित इनडिफाइन हो जाती हैं। तो पाई तो आपकी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो ये तो होगा नहीं। 3 और 2 का यहाँ पे रूट निकल नहीं सकता, तो ये भी नहीं होगा। 7 का भी रूट नहीं निकलेगा, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन ये जो है 16 का रूट 4 और 25 का 5, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब, यहां पे रूट लगेगा, तब रूट n है। हमेशा प्राकृतिक संख्या होगी कि हमेशा अपरिमेय संख्या होगी, हमेशा परिमेय संख्या होगी, या सभी प्राकृतिक संख्या व अपरिमेय संख्या होगी। तो देखिए, प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं 1 से शुरू होती हैं। आप थोड़ा सा ऐसे एग्जाम्पल करके देखिए, ये सारी प्राकृतिक संख्याओं का क्या कर दिए, रूट कर दिए। तो अगर रूट कर दिए तो ये 1 आ गया, ये तो परिमेय हो गया क्योंकि इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसका रूट नहीं निकलेगा तो ये अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, इसका निकल जाएगा रूट, ये परिमेय। तो जो संख्याएं रूट के अंदर हैं वो परिमेय और अपरिमेय दोनों आ सकती हैं। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा, यानी डी वाला। तो एग्जाम्पल के थ्रू अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आंसर आप जरूर निकाल पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15, यहां पे लगा दीजिए बार। तो 3.27 पे बार लगा हुआ है। तो पहले ही क्वेश्चन में आपको हम समझा चुके कि अगर बार लगा होता है वह संख्याएं कैसी होती हैं,
परिमेय संख्याएं होती हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या भी आपको पता है कि ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं से विभाज्य होती हैं वो संख्याएं कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं। तो इसमें आप चेक करिए कि कौन सी ऐसी संख्या है जो स्वयं से और एक से विभाज्य होगी। तो यहां पे इसका ऑप्शन हम 8 कर दे रहे हैं। देखिए 7 को 8 बना दिए, ये भी कट जाएगी 3 से, ये भी 3 से कट जाएगी, ये 2 से कट जाएगी, लेकिन 23 जो आपका है वो किसी से नहीं कटेगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 17 देखते हैं। ये 75 पे 0 लगा है घात और 3 पर भी 0 घात लगी है, इसका मान पूछा है। तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी संख्या पे अगर 0 पावर होती है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। अब वो चाहे 1,00,000 पे 0 लगा हो चाहे 1 पे 0 लगा हो, उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है? 1 होती है। अब एक क्वेश्चन हमको याद आ गया, अब आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, जरूर दीजिएगा कि अभी आपको बताए 1 पे 0 और चाहे 1,00,000 पर 0 लगा दें, सबकी वैल्यू कितना आती है? 1। यानी किसी भी संख्या पे तो 0 पर अगर 0 लगा देंगे तब इसका आंसर कितना होगा? इसका आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा। तो इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, तो यानी 1 × 1। तो जो बी वाला आपका है विकल्प वो सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। ए की वैल्यू बी की वैल्यू दी गई है और ए और बी का क्या बताना है आपको? एलसीएम बताना है। तो एलसीएम आप बता सकते हैं। देखिए ए तथा बी का एलसीएम, तो एलसीएम में क्या होता है? जो दोनों में होता है वो लिखा जाता है। तो दोनों में क्या है? 5 दोनों में है, उनमें से 1 लिख दिया गया, बाकी 7 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें 24 है। तो 1 मिनट, 24 का गुणनखंड हो जाएगा तो हमको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो एक बार यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए इसका तो कोई गुणनखंड होगा नहीं, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। 24 का गुणनखंड आप करिएगा तो क्या होगा? देखिए 12, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। तो ये 2 कितनी बार आया? 3 बार और गुणे 3, और 5 और 7 यहाँ पे पहले से मौजूद है। तो देखिए इसका निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम में जो दोनों में है उसको लिख लीजिए। तो दोनों में क्या है? ये और ये दोनों में है, तो उनमें से 1 लिख दिया गया। 5 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 1 बार लिख दिया गया। बाकी 23 इसमें नहीं है, ना 7 इसमें है, ना 2 इसमें है। तो जितने बच जाते हैं उनको सब क्या कर लेते हैं? हम गुणा कर लेते हैं। 7 का गुणा कर लें, ये 3 बार आया है तो 8 हो गया यहाँ पे। तो ये 5 तिहाई 15, 8 सते 56, तो गुणा कर लीजिए। 15 छक्का 90, 15 पचे 75 और 75 9 कितना हो गया? 75 9 84। यहाँ पे तो 840 आ रहा है, तो 840 तो किसी में है नहीं, तो जो आपका विकल्प है वो डी नंबर आपका सही हो जाएगा। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य कौन सी संख्या है? जो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है वो 4 होती है, और जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो कितना है? 2 होती है। तो एक क्वेश्चन इसमें भी अलग से बन सकता है कि सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। इसका HCF पूछा है, तो 4 और 2 का आप HCF निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें कहा है कि अभाज्य संख्या A तथा B का LCM क्या होगा? तो
अगर अभाज्य संख्या है a और b, वो किसी से भी विभाजित नहीं होगी। तो जब किसी से भी विभाजित नहीं होगी तो उनका जो मल्टीप्लाई होगा, गुणा होगा, वही उनका क्या आ जाएगा, एलसीएम यानी कि लासा। और अगर a और b का एचसीएफ आपसे पूछे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो आपका है वो सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखो, 11/15 का दशमलव प्रसार होगा। तो 11/15 का दशमलव प्रसार, तो दशमलव प्रसार आप 9th में भी सीख चुके हैं कि दशमलव प्रसार आपका कैसा होता है, शांत होता है, अशांत होता है और अशांत अनावर्ती होता है। जो परमेय संख्या होती है, परमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो कैसा होता है, शांतवर्ती और होता है अशांतवर्ती। और जो अपरमेय संख्या होती है, अपरमेय संख्या, उसका जो दशमलव प्रसार होता है वो कहलाता है अशांत अनावर्ती। इससे 4-5 क्वेश्चन आपका बन सकता है। ऐसा पूछ सकता है कि परमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो 2 तरह का है। या ऐसे कह सकता है कि किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार शांतवर्ती है, वह कैसी संख्या होगी। या ऐसे कह सकता है कि अशांतवर्ती संख्या का, अशांतवर्ती जो संख्या है वो कैसी होगी, परमेय होगी कि अपरमेय होगी। या दे सकता है कि अपरमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है। तो इस तरह घुमा के 5-6 क्वेश्चन इससे बना सकता है। तो एक तो ये क्वेश्चन बन गया, बताना है 11/15, तो क्या करना है, हर का अभाज्य गुणनखंड करना है। हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 और 5 आएगा। तो रूल याद रखना है कि 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के रूप का रहेगा तो शांत होगा। तो इस रूप का आप देखिए है कि नहीं है। तो यहां पे 2 5 के अतिरिक्त 3 भी है, तो इसका कैसा होगा, अशांत होगा। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, किसी परमेय संख्या के समतुल्य परमेय संख्याएं कितना होंगी, कितना होंगी आप बताइए, 1 होगा कि 2 होगा कि 3 होगा, यानी कि, और यहां पे क्या होगा, अनंत। तो देखो समतुल्य का मतलब होता है समान। तो एक परमेय संख्या के समान कितनी परमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो एक परमेय संख्या अगर कोई है उसके समतुल्य तो बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं। जैसे 2/3 है, तो 2/3, इसमें 2 का गुणा कर दो, 3 का गुणा कर दो, 4 का गुणा कर दो, इसी तरह करते चले जाओ। तो सारे का मान तो क्या है, समान ही है, मान तो समान है। तो इस परमेय संख्या के समतुल्य जितनी भी संख्याएं आएंगी वो सभी होंगी, यानी 4/6, 6/9 और 8/12। तो ये सब क्या है, समतुल्य। तो इस तरह से बहुत सारी होंगी, यानी कि अनंत होंगी। ये आपका जो विकल्प डी है वो सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, क्या बोला है कि परमेय संख्याओं का प्रसार हमेशा होता है। अभी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं एकदम अच्छे से, जो परमेय संख्याएं होती हैं उनका जो प्रसार होता है वो शांत और अशांत होता है, और अपरमेय संख्याओं का जो प्रसार होता है वो अशांत अनावर्ती होता है। तो देखिए कैसा होगा, परमेय संख्याओं का प्रसार शांत और अशांत दोनों होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोई भी इसमें मैच नहीं कर रहा है। तो ये आपका सही हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, करा वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए
जिसमें 70 125 का भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 व 8 प्राप्त हो जाए। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में जिसमें शेष बच जा रहा है और बड़ी से बड़ी संख्या बताना है, तो आपको क्या करना है, जो शेष बच रहा है उसको इसमें से माइनस कर दो। 70 से 5 माइनस कर दो 65, 125 से माइनस कर दो 8, तो कितना हो जाएगा, 117 हो जाएगा। तो अब आपसे पूछा है बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी से बड़ी के लिए हमेशा क्या निकालो, मासा निकालो। इन दोनों का आप मासा यानी कि HCF निकालो। तो इनका आप HCF अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 13। तो जो आपका विकल्प है, विकल्प आपका बी यानी कि ये आपका सही हो जाएगा। तो ये 15 क्वेश्चन आपके हो गए। तो जो भी इससे रिलेटिव थे वो आपको हम क्वेश्चन करवा दिए हैं। इसके पहले जो एक्सरसाइज है उनमें से भी बहुविकल्पी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो हमें नहीं लगता कि इससे बाहर अब और कुछ जा सकता है। तो आप लोग जितने भी क्वेश्चन हमसे पहले टिक किए हैं, अब आप लोग अपना स्कोर बताइए कि आप लोग को कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ भेजिए और लाइक भी करिए, कमेंट करिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। हम ये मानते हैं कि अगर आप लोग चैनल के साथ जुड़ते हैं तो आपका अच्छा मार्क जरूर आएगा।